फिर वो मालूम पड़ जाएगा भी कि ये काम कर रही है, वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। चलिए, ये तो ज़बरदस्त आइडिया। भी हमारे पास ये खुरम शहजाद भाई आए, इनके पास भी नॉलेज होती है, ये ग्राउंड पे काम भी करते हैं, तो इनसे ज़रा पूछते हैं। खुरम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं? अस्सलाम बीएफटी भाई, क्या हाल चाल है? आप ठीक हैं? अल्लाह का करम। मैं तो सोने जा रहा था, मैंने कहा चलो खुरम भाई आ गए हैं, ज़रा इनसे सलाम दुआ कर लें सोने से खुरम पहले। भाई, आप डीपीआई चेंज करते ही रहते हैं या ये दूसरी आपकी आईडी है? नहीं पहले नहीं, में तो मेरी यही आईडी है। वो नहीं है, वो चश्मा लगाया हुआ था। वो खुर्रम बशीर हैं। अच्छा, वो खुरम बशीर हैं वो, ठीक है ठीक। हाँ जी। जी बीएफटी भाई, क्या डिस्कस हो रहा था? आप बताएं कि क्या ग्राउंड पे क्या क्या, पहले तो आप अपना बताएं, सेहत कैसी है, काम शाम कैसे चल रहा है, फिर बताएं कि भाई पाकिस्तान की क्या अपडेट है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, काम शाम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। बाकी ये है कि ग्राउंड बेस पे इस वक्त टफ कंपटीशन है। मैं रूरल एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, जहाँ की मुझे मतलब ना एक दो हलकों की इंफॉर्मेशन है। उधर तो है क्लोज कॉम्बैट है, तो इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी बड़ी है। और अगर सर्जिकल फैक्ट्स की 100% में हम बात करेंगे, तो मैं फैसलाबाद की बात करूँगा, तो उधर 50% हमारी सीट्स जो है ना वो इंशाल्लाह सिक्योर्ड है। 100%, 50% जो है मतलब 10 सीटें हैं, उनमें से 5 जो हैं वो सिक्योर्ड हैं 100%। और ये इम्पैक्ट क्यों फैक्टर है? क्योंकि खान साहब अंदर है, तो लोगों के अंदर जो है ना डिस्टरबेंस और इनसिक्योरिटी और अनस्टेबिलिटी इस तरह की जो है ना, इस वजह से ये सिचुएशन राइट नाउ जनरेट हुई है। बाकी देखें, हमारी जो है ना पब्लिक है, बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी है। निकलने को जो है लोग प्रोमिनेंट हो के सामने नहीं आ रहे, पता नहीं किस वजह से नहीं आ रहे। वो आपको भी हमें भी पता है। तो हो सकता है कि 8 फरवरी को खूब बड़े धमाके हों, जिसके बाद हमारे पास जो है अनप्रिडिक्टेबल जो मैसेज जाएगा, ये उन ख़ास बंदों को जो रिस्पॉन्सिबल्स हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे। राइट नाउ की मैं पोजीशन बता रहा हूँ, उसमें फैसलाबाद में 50% हमारी सीट्स जो हैं वो सिक्योर्ड हैं, और बाकी 50 पे क्लोज कॉम्बैट है। ज़बरदस्त हो गया। अभी शेर अली फैसलाबाद से ही है, जी जी। उसकी सीट की क्या सिचुएशन है? कंपटीशन है। अच्छा अच्छा, मतलब वो मुकाबला दे रहा है। और कौन जी, कौन कोई इनके हैं बिग हिटर्स? एक तो आबिद हो गया, और वो साहिबजादा हामिद रजा है, वो कंफर्म है सीट उसकी। एक अली अफजल साई है, उसकी सीट मतलब उसकी पोजीशन अच्छी है। चंगेज़ अहमद खान काकड़ है, उसकी पोजीशन स्ट्रांग है। और फिर भाईजान, अली अली अहमद साई, ये इसका हल्का कौन सा पड़ रहा होता है ये ये खुड़िया वाला? हाँ हाँ, खुड़िया खुड़िया वाला वाला, से लेके जड़ा साइदा वाला वाला, तक, जुमरा वाला, जड़ा लाठिया वाली वाला। है। जी जी बिल्कुल, वो काफ़ी रेंज है, तो उसकी सीट कंफर्म है राइट नाउ। और साहिबजादा आमिर रसा, क्योंकि वो एक गद्दी नशीं भी है, तो उस इन्फ्लुएंस की वजह से भी उसका पेटेंट वोट है। तो बाकी जो है उधर फिर आ जाते हैं। एन 97 में क्लोज कंपटीशन है। एन 102 चंगेज़ काकड़, उसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। और बाकी इसी तरह नाम ज़हन में नहीं आ रहे। वो जड़ांवाला में उधर भी टफ कंपटीशन है, बहुत टफ कंपटीशन है। वो जिधर उसके मुकाबले में नवाब शेर वसीर स्टैंड कर रहा है, तलाल चौधरी की जगह पे, जिसको टिकट मिला है नून लीग का। और अच्छा, उसको ये टिकट क्यों उसको रिजेक्ट किया? उसको कोई स्पेशल सीट पे तो नहीं ले सकते? उसको सेनेटर बनाना इन्होंने कि देना ही नहीं है टिकट? नहीं, वो घरों में जाके तंजीम साजी जो करता है। अच्छा 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 अच्छा, उसकी वजह से। हाँ, उसने तंजीम साजी की थी ना। अच्छा, इनको खबर मिल गई थी कि क्योंकि करते तो मेरे ख्याल से इनका सारा टबर ये करता है, मगर उसको क्यों इन्होंने सिंगल आउट कर दिया? बस उसकी पोजीशन भी, बस वो उसकी कुछ हरकतें ऐसी थी। जो नवाब शेर वसीर है ना, वो डीप रूटेड बंदा है,
पुराना बंदा है, डीप रोटेड है, उसकी टाइज बड़ी स्ट्रांग है, तो उसके साथ बड़ा वो क्लोज कंपटीशन है। हमें अब कंपटीशन में ये एक क्लोज में हमें लेके कौन आया, जो हमारा इस वक्त साइलेंट वोट है, ठीक। वो हमें इस वक्त स्टैंड कर रहा है कि हम खान साहब के अंदर जेल में होने के बावजूद क्लोज कंपटीशन में है, क्योंकि पीछे हमारे साइलेंट वोटर बहुत है। तो अगर यही खान साहब का पता चल जाए इलेक्शन डे से 1 घंटा पहले कि खान साहब जी बाहर हैं, तो फिर ये नजर नहीं आएंगे, ये हमारी हवाओं को भी नहीं पहुंच सकेंगे। ठीक ठीक ठीक। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान की ओवरऑल क्या आप देखते हैं 8 फरवरी को क्या होगा ओवरऑल, कौन जीतेगा, कौन? नेशनल में हमारी जो है ना सीट्स जो हैं 40 to 50% जो हमारी सीट्स सिक्योर्ड है नेशनल असेंबलीज की। ठीक। और ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। सर्कमस्टेंसेस भी देखें ना इन्होंने कौन से बनाए हुए हैं। खान साहब को अंदर, निशानात छीन लिए गए, कंपेन कर नहीं सकते, जो निकलता है उसको पकड़ लेते हैं, बैनर पोस्टर लगा नहीं सकते। सर्कमस्टेंसेस भी देखे ना, तो उसके बावजूद आप इसको छोटी अचीवमेंट ना समझो, तो उसके बावजूद आप इसको छोटी। सना भाई थोड़ा सा म्यूट लगा लें आप। थैंक यू भाई। जी खुरम भाई आप बात करें। जी, और जो प्रोविंशियल असेंबली है इसमें बड़ा ना एक मज़ेदार सी सिचुएशन है। प्रोविंशियल असेंबली में हम पहले कैलकुलेट ये करते होते थे कि अगर नेशनल असेंबली का हमारा जो कैंडिडेट है अगर वो विन कर रहा है, तो साथ नीचे वाले दो जो है ना प्रोविंशियल वाले, वो भी ऑलमोस्ट पहले 90% विन करते थे। अभी क्या है, वो बड़ा डाइवर्जेंट सा एनवायरनमेंट है। वो नीचे वाले जो है ना वो अपने अपने निशान को प्रमोट के लिए फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। अगर तो ऊपर नीचे वाला निशान सेम होता, बल्ले वाला होता, तो वो बड़ी इजी कंपेन थी। तो अभी वो अपनी अपनी वो एक तगोदो में लगे हुए हैं अपने अपने निशान को प्रमोट करने की। उन्होंने धड़ेबाजियां बनाई हुई हैं। जो एमपीए के कैंडिडेट हैं उन्होंने गांव में अलग से धड़ा बनाया हुआ है। वो मतलब उस तरह से कोऑर्डिनेट अपने सुपर सीटर को नेशनल असेंबली वाले को साथ में कोऑर्डिनेशन में लेकर वो नई टाइज बना रहे। तो वो फिर अपने अपने एक तो निशान को प्रमोट कर रहे हैं कि जी मेरी सीट निकल जाए, मेरी सीट निकल जाए। तो वो नीचे प्रोविंशियल असेंबली वाली जो है ना बड़ी अनसर्टन सी सिचुएशन है, उसके बारे में कोई बंदा भी फिक्स कैलकुलेशन नहीं दे सकता। उसमें आज़ाद उम्मीदवार भी सीटें बहुत निकालेंगे, बहुत ज़्यादा निकालेंगे, और आईपीपी वाले भी निकालेंगे। उसमें उनकी भी कुछ इन्वेस्टर भी तकड़े हैं, कुछ उन्होंने इन्वेस्टर वो कैंडिडेट्स भी वो पकड़े हुए हैं जो ऑलरेडी मतलब उनकी वर्थ ठीक है, तो वो आईपीपी वाले भी सीट निकालेंगे। तो वो मिक्स होके सबको सीटें डिवाइड होके मिलेंगी। मेरी असेसमेंट ये है जी। ओवर टू यू पीएफटी भाई। आपके ख्याल में सेंटर में पीटीआई हुकूमत बना लेगी आधी सीटें जीत के? सर ये बड़ा ना एक सवाल है, सवाल है, जिसकी वजह से मैंने बोला था कि 40 to 50% हमारी सीट्स निकलेंगी। अगर मतलब 342 है ना सीटें, तो उसमें अगर हम 140 का फिगर, 135 to 150 का फिगर हम टच कर जाते हैं ना, तो आप जाने कि ये बहुत बड़ा काम हमने कर दिया खान साहब के जेल में होने के बावजूद। और 172 का मार्क जो है वो दूसरी पार्टी कवर कर लेगी कि नहीं? नहीं भाई, कोई भी सिंगल पार्टी नहीं कवर कर सकेगी। पीडीएम एज ए होल 172। हाँ, ये जॉइंट वेंचर में इनको जाके बनानी पड़ेगी। खुरम भाई मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि ये अली अफजल जो साई है ना, क्या नाम है उनका पूरा? अली अफजल साई। उनका इंतखाबी निशान वाटर कूलर है। हाँ हाँ जी, उनका पीपी
PP 99 में जो है उनका भी इंतखाबी निशान वाटर कूलर ही है इनका नाम, मुझे शायद ज़हन नहीं आ रहा। हाँ हाँ तो ये ऐसे वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। मैं इसलिए कि मैं वहाँ पर ये मेरा एरिया ना, मेरा ननियाल है ये वाला एरिया। ओके तो वहाँ पर मेरे काफ़ी दोस्त वगैरह है, बचपना भी मेरा गुजरा है। वो तरीके लब्बैक, जैसे मिसाल के तौर पर तरीके लब्बैक को ना सपोर्ट करते हैं, और वहाँ के बहुत सारे कारकुन हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर, मगर उनका वोट ना PTI को जाएगा। मेरी उनसे बातें भी होती रहती हैं, तो वो कंपेन TLP वाले की कर रहे होते हैं। वो क्या रीज़न है कि उनका कोई ताल्लुक वास्ता है, उनको वहाँ के मगर उनका वोट जाएगा TLP को। ये मैं एक मुख्तसर सी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जैसे कह रहे हैं ना, मगर मैंने एक चीज़ें नोट की है। मैं कराची के ऊपर मेरा ना फोकस है, मैं ख़ुद तो कराची में रहता हूँ, मगर यहाँ बहुत सारे हलकों के बारे में ना जानता हूँ। आप यकीन माने कि पाकिस्तान में हमेशा वोटरों की जो तादाद थी 25 से 30% रही है, मगर इस वक्त 85 से ऊपर है। और जो 85 जो 50% से ऊपर जो लोग जो इस बार वोट डालना चाह रहे हैं ना, वो खान साहब के नज़रिए के साथ है। ये बात मैं इस तरह नहीं कर रहा कि मैं नज़रियाती वर्कर हूँ, तो मैं उनकी सपोर्ट में बात कर रहा हूँ। मैंने ग्राउंड रियलिटी को देखा है, उससे मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ। जैसे आपने भी अभी बोला कि खामोश वोट बहुत हैं, खामोश ऑडियंस बहुत हैं, तो उनके इंतज़ार में। तो ये रिज़ल्ट तो आप 140 या 145 का फिगर दे रहे हैं, तो मैं तो इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद है। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तरीके साहब बड़ी लीड से ना वोटों के ऊपर जाएगी। आगे फिर क्या हालात बनते हैं उसका नहीं मालूम, मगर जब वोटर जो है हमारे, वो वोट करेंगे, और पाकिस्तान PTI 100% ये विन करेगी। आगे क्या रिजल्ट आता है, फिर इलेक्शन कमीशन क्या ऐलान करता है, वो अलग बात है। जी सॉरी टू से देखें उसमें ना मेरे अगर 130 या 140 का फिगर देने की ना एक सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है। उसकी स्ट्रॉन्ग रीजन में दो चीजें मेन है, TLP और IPP। ये सिर्फ ये नहीं कि ये PTI का वोट तोड़ रहे हैं, ये PMLN का भी वोट तोड़ रहे हैं। ये किसी के हाथ में क्लियर कट सिचुएशन नहीं दे रहे, और इन सारों को एक ही लेवल पे जाके इन्होंने फेंका है। जिन्होंने ये इंजेक्शन लगाया है ना, TLP और IPP वाला, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाला और TLP वाला, वो बेसिकली यही चाह रहे हैं कि थोड़े थोड़े सारे मिला के असेंबली में गंद मचा दिया जाए। तो दूसरी तरफ से उनको आज़ाद छोड़ के PTI को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है, इनको प्रेशराइज करके, और उनको IPP और TLP से कंट्रोल करके वो ऑटो पे चला जाता है कंट्रोल उनका। जो नून लीग को वोट पड़ना था या पीपल्स पार्टी को पड़ना था, वो वोट को डिवीजन TLP और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वो उनको कवर करेगी। वो सब में डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो है ना, वो वोटिंग हो जानी है। और जो लीडिंग में है PTI, इसको ये निशान छीन के और खान साहब को अंदर करके इस तरह से साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बावजूद मैं बोल रहा था 130 to 150 का फिगर, कि इसके इन बिटवीन में हमारा फिगर निकलेगा नेशनल का। जी आप जो TLP की बात कर रहे हो 100% बिल्कुल आपने ना राइट बात की है कि वो ऐसे ही है जैसे आपने बोला है कि ये भी हमारी एजेंसियों की पैदावार है। सिर्फ PTI को डैमेज करने के लिए इनको लॉन्च किया गया था, और उनका दूसरा तीसरा कोई मकसद नहीं था। मगर उनके भी उनके जो जलसों में जा रहे होते हैं, जो उनके दर्द सुन रहे होते हैं, तो वो लोग भी जो वोट उनका जाएगा ना, वो वोट PTI को जाएगा, उनका भी वोट ज़्यादातर लोगों का। जी बिल्कुल ठीक है। देखें इनके फॉलोअर पहले किधर थे। सबसे पहली तो बात ये है, इनका पहले वोट जो था ना, हम बात मैजिक पे नहीं लॉजिक पे करते हैं कि मैजिक पे बातें करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी पार्टी को मतलब 300 सीटें दे दें।
लॉजिकल बात ये है, अवेयरनेस, शऊर वाला, लिटरेसी रेशो वाला वोटर कौन सी पार्टी का है। अगर वो नहीं भी ज्यादा पढ़ा लिखा तो थोड़ा सा अवेयर होगा, वो आपको पीटीआई में वोटर मिलेगा ज्यादा, क्योंकि वो यंग पॉपुलेशन ज्यादा टारगेटेड है पीटीआई के वोटर्स में। और बाकी रही सही बात, जो पुराना वोटर है ना पक्के किस्म का, वो पीपल्स पार्टी की होता है, वो पुरानी टाइज वाला है, वो भुट्टो वाला है। और जो रैंडम होता है ना, जिसको इजीली सोसाइटी में टारगेट करके मोल्ड किया जाता है, वो जाता है इन इंजेक्टेड पार्टीज की तरफ, लाइक टीएलपी एंड आईपीपी। ये वो वोटर होता है जिनको इजीली आप पैसे से मोल्ड कर सकते हैं या मोटिवेट या इंस्टिगेट करके मोल्ड कर सकते हैं। उनको मैदान जंग में भी खड़ा कर दो, उनको कहीं पे भी खड़ा कर दो, मतलब इजीली वो है, वो फ्लेक्सिबल हैं, वो शिफ्ट हो जाते हैं। और जो बाकी बात जाता है ना, और जिनको पता भी है और उसके बावजूद जाहिल हैं, वो पीएमएलएन की किस्मत में आ जाता है। तो वो जो है ना, वो रेशो भी मतलब ठीक ठाक है अभी भी हमारे मुल्क में, लेकिन पीटीआई का एक्चुअल लेवल प्लेइंग फील्ड हो ना, तो पीटीआई 80% मुल्क का वोट सिक्योर करे, 70 to 80%। ये सर्जिकल फैक्ट्स हैं, लेकिन ये ऐसे करने नहीं देंगे क्योंकि इससे तकलीफ होगी। फिर वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्मेशन की तरफ पीटीआई चली जाएगी। अगर लीड करके सेंटर में गवर्नमेंट आ जाती है ना, तो वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्मेशन की तरफ जाएगी। जब रिफॉर्मेशन होंगी तो कंपनी को बहुत झटका लगेगा, वो सारा सिस्टमेटिकली डैमेज हो जाएंगी, चीज़ें कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगी। तो ऐसे ये सर धड़ की जो है ना बाजी लगा देंगे, लेकिन वो अपना रिमोट किसी के हाथ में नहीं देना चाह रहे। बीएफटी भाई सो गए हैं? अच्छा नहीं, मैं ज़रा दूसरी साइड पे था। खुरम भाई, आपका इलाके में देही वोट ज़्यादा है या शहरी? देही वोट है ज्यादा। अच्छा, यहाँ पर हमने तहसील है उसका तकरीबन कोई 4,000 10,000 वोट है, एक तहसील तांदरा वाला है उसका, बाकी सारा देही वोट है। तो वो मतलब ना लोकल वही है, रिलेशनशिप वाली पॉलिटिक्स है उधर। यंगस्टर जो है जिसको है अवेयरनेस, वो पीटीआई का है ज़रा सपोर्टर है। बाकी तो वही सिस्टम चल रहा है कुछ टीएलपी के साथ। मतलब एक गांव में इस वक्त अगर 4,000 की कास्टिंग है ना एक वो गांव के वोट की, तो उसमें से इस दफा 500-600 वोट टीएलपी भी ले रही है। ये ज़बरदस्त पोजीशन जा रही है। एक हमने सजेशन रखी है, अगर आप भी इसे एग्री करते हैं तो अपने वो कैंडिडेट को बताएं जो भी वो पोलिंग में हिस्सा ले रहे हैं या जो भी उनकी टीम है, कि जो औरतें हैं हमारी खातून 52% पाकिस्तान में हैं, तो अगर उनको वो अपने घरों में या अपनी जो बैठक होती हैं औरतों की, वहाँ पर 5-5 10-10 खवातीन मिल के एक हाथ पे मेहंदी लगाएं, वो निशान बनाएं एक बंदे का और एक पे दूसरे का बनाएं, तो ये एक किस्म का वो पर्ची की जो वो होगा ना कागज़, उससे वो जान उनकी छूट जाएगी और वो आइडेंटिफाई करेंगे। या हाथ पे मेहंदी लगाएं और या एक प्रिंटिंग शॉप से स्टेंसिल बना लें और उनके हाथ पे वो स्टेंसिल आप स्प्रे कर दें हाथ की हथेली के अंदर। ये कैसे आइडिया है? मैं समझा नहीं, मतलब निशान कैंडिडेट का जो है, आवाज नहीं आ रही आपकी ना। मगर बीएफटी भाई, ये गांव देहात है ना जो हमारे, वहाँ पर ये चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ें शहरों में तो हो सकती है, मगर गांव देहातों में ना ये पॉसिबल नहीं है। ये वहाँ का जो कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो अभी भी जो
30-40 साल पहले का जो दौर था, बेशक वो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, अब मकान भी अच्छे हैं, सड़कें भी बन गई हैं, मगर माइंड सेट उनका अभी तक वैसे ही है। वो ये चीज़ों को वहाँ पर वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ ना कोई मानेंगे इन बातों को। एक सजेशन थी, तो मेरे जहन में तो ये था कि भाई अगर हम इसको कोशिश करें कि साइन अगर हाथ में उनके लगा देते हैं राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में, और वो बताएं कि भाई ये आपका नेशनल का है और ये सूबाई का है, तो क्या ख्याल है? नहीं, सही कह रहे हैं, हेल्प हो सकती है, लेकिन ना वो ऐसे करना कोई नहीं है। मतलब ना जिनको जो निशान बता दिया जाए ना घरों में, एक लीडिंग पर्सन होता है ना, सरबराह है घर का, उसने जो बता देना है ना निशान, वो खवातीन उस घर की जो है ना वो तो याद रख लेती हैं। ऐसे नहीं है कि वो कोई निशान मतलब भूल जाएंगी। होती है, उसकी रेशो होती है 100 में से 2% होती है कि वो कंफ्यूज हो जाएं। और ख़ासकर वहाँ पे होती है जहाँ पे जो ओल्ड सिटीज़न, सीनियर सिटीजन हैं या कोई डिसेबल्स हैं, उनको पता ना चले तो गलती पे कहीं पे अपना वोट ज़ाया कर बैठें। अदरवाइज जिसकी नज़र काम करती है ना, उसको प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो गलत जगह पे करेंगी। जारी बात है, इन्होंने बैलेट पेपर्स पे निशान ज़रा इसी तरह की वो प्रिंटिंग होती है कि वो सिमिलैरिटी अगर दो निशानों में हो जाए तो कंफ्यूज तो करते हैं। तो बाकी ये कि कोई नहीं, अल्लाह बेहतर करेंगे। हमारा बेसिकली इनका मकसद भी तो यही है ना कि वो भी जो 1-2% 3% है ज़ाया होने की वोट, उस रेशो को ये 10% पे ले गए हैं कि ये अपने निशान ढूंढने में कंफ्यूज हो जाएं ज़रा। तो ये तो है डेफिनेटली। फिर ऊपर नीचे वाली सीटें सबके कोई निशान इंडिपेंडेंट वो सेम नहीं है, वो तो कंफ्यूज कर रहे हैं, किसी का ढोल है, किसी का सोफा है, किसी का बाजा है। इसी तरह से मतलब दो दो निशान जो है ना डिफरेंट, वो याद रखने में और उनको ढूंढ के वो एक मेंटली तौर पे डिस्टरबेंस तो दी है ना इन्होंने, एक डेंट तो लगाया है पूरा। खुरम भाई, बाकी उसके अलावा भी ये इन्होंने जो बोर्ड जहाँ पर हमने स्टेम लगानी है कौमी की और सूबाई की, ग्रीन और वाइट पेपर, उसमें भी जो हमारे कैंडिडेट हैं, और फिर जैसे पंजाब में उन्होंने जैसे अभी ढोल है, ढोल के साथ उन्होंने रख दिया शेर को, ऐसे मतलब सामने शेर को जहाँ फोल्ड हम करेंगे तो वो ये होगा कि अगर जल्दी फोल्ड किया तो वो स्टेम उधर भी लग जाएगी। तो ये और सिंध के अंदर है, ऐसा है कि तीर है, वो तीर के बाद फिर उसके बाद जो पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं जिनके इंतखाबी निशान A to Z जो भी हैं, तो वो उस तरीके से भी ना, वो हर तरीके से सोच रहे हैं धांधली का। तो इसके ऊपर भी काम हमें करना चाहिए, गाइड करना चाहिए कि हम लोग फोल्ड किस तरह करें उस पेपर को, कि ये या 10 सेकंड 12 सेकंड स्टेम लगाने के बाद थोड़ी से 10 सेकंड रुक जाएं, फिर उसके बाद फोल्ड बेशक भी जिस तरह मर्जी कर लें, तो वो स्टेम कहीं दूसरी तरफ नहीं जाएगी। तो ये धांधली के तो बहुत तरीके ढूंढ रहे हैं कर, और काम भी कर रहे हैं ये लोग। उसमें ये है कि अपने वोटर को जरा ये गाइड किया जा सकता है कि यार स्टैंप जरा ज्यादा दबा के स्याही ना लगाइएगा, ताकि ये ना हो कि स्याही सूखने में टाइम लग जाए। बस हल्के से वो जो है ना टच दें उसको और स्टैंप करें, दैट्स इट। और 5-6 सेकंड बाद उसको फोल्ड करें तो अल्लाह बेहतर करेंगे। और ज़्यादा फोल्ड करके ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स इट। सिंगल जो है ना लेयर में उसको बस फोल्ड करना है और आपस में टच करके ज़्यादा वो नहीं करने की, और बैलेट बॉक्स में डालें, खुद ही खुशक हो जाएगा। अच्छा, ये खुरम भाई, ये फोल्ड करना फोल्ड करना जरूरी होता है? मेरे ख्याल में फोल्ड करना होता है, क्योंकि ना वो मेरे ख्याल में बॉक्स में डाला नहीं जाता ना वो पेपर। मेरे ख्याल में अगर आप बोलें इनको भाई कोई तरीका तो होगा उसको पुश करने का, क्योंकि एक मैंने वीडियो देखी है कि बिल्कुल जो जहाँ फोल्डिंग होती है ना, तो पीटीआई का उन्होंने निशान दिए बिल्कुल एग्जैक्टली उसके सेंटर में, जैसे देवर भाई बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल सेंटर में हमारा निशान है। तो या आप फोल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इंक दूसरी तरफ लग सकती है, और या दूसरा ये
कि 6 सेकंड के बजाय पूरा मिनट वहां खड़े रहो। कौन से आपने धक्के लेके निकालना तो है नहीं। जब तक आप कंफर्म नहीं होते स्याही सूखी नहीं है, आप वोट ही ना फोल्ड करो। क्या ख्याल है? हाँ, उस पे दोबारा उंगली लगा के टच कर लें, उंगली को टच तो नहीं हो रही स्याही। लेकिन ये जो है ना, ये बड़ी एक तरीके से ये कैंपेन है, इसकी अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। ये देनी पड़ेगी, इस चीज़ पे फोकस किया जा सकता है। इससे हमारा वोट जो है ना, ज़ाया होने से काफ़ी वोट बच जाएगा। 50 भाई, सिर्फ 10 सेकंड, सिर्फ स्टेम लगाने के बाद सिर्फ 10 सेकंड भी अगर छोड़ दिया जाए ना, 10 सेकंड हम लोग करते हैं लगा के फौरन बंद करने की करते हैं, सिर्फ 10 सेकंड भी कर लें, 10 सेकंड के बाद भी जैसा मर्जी कर लें, वो कुछ भी नहीं होगा। मगर 10 सेकंड का भी इंतज़ार नहीं करते, वो फिर प्रेशर जो पोलिंग एजेंट होते हैं वहाँ पर वो भी प्रेशर दे रहा था कि जल्दी करो, लाइन लगी हुई है। मगर हम 10 सेकंड से ऊपर भी ले लें, कोई मसला नहीं है। कुछ ऐसा धक्के दे के बाहर नहीं निकाल सकता वो वोटरों को जो अंदर बैठे होते हैं बॉक्स के जब साथ। वोट आपके हाथ में होते हैं ना, वोट आपके हाथ में होते हैं ना, तो फिर वो आपको कुछ भी कहे ना, आप प्रेशर में ना हो। आप आराम से पूरा मिनट लगा लो जब आपने स्टैंप लगा दिए ना। और दूसरा ये कि अगर जहाँ पर आपकी जो कॉर्नर मीटिंग हो रही है घरों में, तो आप इसमें ये एक एक्सपेरिमेंट रखें। कोई कागज बना लें और उस पे 5-6 निशानात लगा ले और उनको बोलें कि भाई आपने ऐसे दबाना है, फिजिकल उनको दिखाएं। वैसे तो हमने वीडियो भी अपलोड की हुई है, वो हमारे लोग जो हैं वो बड़े टिकटॉकर वो वीडियो भी बना रहे हैं। मगर साथ साथ में अगर आप घरों में आप कॉर्नर मीटिंग हो रही है ना, या डोर टू डोर जा रहे हैं, तो उनको ये थोड़ा सा बता दें कि फोल्ड करने से पहले थोड़ा सा वेट करें या उसको हवा में लहराएं कि वो स्याही सूख जाए। क्योंकि अभी इनकी स्कीम क्या है, इन्होंने उसको बहुत वेट किया हुआ है। जो इंक होगी ना, वो आप जाके देखोगे उस दिन वो बहुत गीली होगी। नॉर्मली गीली नहीं होती, वो गीली होगी जान की, क्योंकि ये हर किस्म का हरबा आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि भाई उसका थोड़ा सा वेट करें जब तक वो सूखता नहीं है। और अस्सलाम एक और वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शबीर अहमद। अच्छा, दूसरा एक प्री पोलिंग का ये भी है कि ये आखिर अस्सलाम। में बोलेंगे कि इंक खत्म हो गई है या पेपर खत्म हो गए हैं और फिर ये इंक का वेट कर रहे हैं। तो कोशिश करना है कि शुरू का जो आपका पहला घंटा होगा ना, आपने सारी आवाम ने ना पहले घंटे में पहुंचना है, नो मैटर व्हाट। नाश्ता भी आप ना करें या नाश्ता वहीं करें, मगर आपने एक दिन का रोजा रखना है, जो भी करना है वहां आपने पहुंचना है। जब तक आपने वोट कास्ट नहीं किया ना, तो आप नाश्ते की भी परवाह ना करें। कि चाय कॉफी को थर्मस में बना के ले आए या सैंडविचेस रात से बना लें, मगर आपने पहुंचना है कि जैसे ही आपके गेट खुलते हैं तो पहली फुर्सत में जाके ना अपना वोट कास्ट कर लें। स्पेशली वो जो लड़के हैं ना, जिन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज करना है, वो सबसे पहले अपने वोट खलास करके फिर बाकी लोगों को लेकर आए। बाद लोग कह रहे थे कि भाई हमने डिसेबल को लेकर आना है, इसको उसको लेकर आना है, उसमें आपका टाइम लगेगा। सबसे पहले आप अपने वोट क्लियर कर लें, तो फिर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे बाकी जगहों पे। खुरम भाई, आप क्या कहते हैं, क्योंकि आपका ग्राउंड में एक्सपीरियंस है? जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, एक घर में से जब वोटर जाते हैं ना, वो ओल्ड सिटीजन को भी साथ ले जाते हैं और बाकी घर वाले अफराद भी एक ही टाइम में जा रहे होते हैं। तो इसका फिर बेटर यही है कि अर्ली इन द मॉर्निंग निकलें, सारे जैसे भी निकले वो घर वाले ही साथ ही लेके जाएं। ओल्ड सिटीजन को भी अपना भी वोट कास्ट करें और साथ में उनको भी हेल्प आउट सेम टाइम में हो जाती है। तो उसके आपका टाइम भी बचता है। और बजाय इसके कि आप बाद में ओल्ड सिटीजन्स को लें, बुज़ुर्गों को लें, तो बजाय इसके कि आप बाद में फिर बाकी रिलेटिव्स की तरफ, फ्रेंड्स की तरफ मूव करें क्विक रिस्पांस देने में कि जल्दी किसको पहुंचाना है पोलिंग स्टेशन पे, पिक एंड ड्रॉप की वो सर्विस की तरफ फोकस करें। अपने घर वालों को एक ही टाइम में लेके जाएं और अर्ली इन द मॉर्निंग निकलें ताकि सबके एक ही टाइम में वोट कास्ट हो सके। खुरम भाई, मैं कुछ अच्छा, अर्ज करूं? जी जी जी। बिल्कुल, एक आखिरी बात मैं करता हूँ, फिर आप डेफिनेटली बात करें। अच्छा, एक और चीज़ है कि भाई जो लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं अपने लोगों को बताएं, अगर कल आपका कोई ज़रूरी काम नहीं है, खासकर मोटर बाइक वाले लोग, तो प्लीज़ आप मोटर बाइकों पे ना निकलें। कि अंदरून में पंजाब में इन्होंने नाके, ये खबरें आ जा रही थी कि लगाएं और लड़कों से शनाख्ती कार्ड ले रहे हैं। तो अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं होगा तो आपको वोटिंग का मसला होगा। तो कोशिश करें कि भाई आप अननेसेसरी मोटर बाइक्स पे ना निकले, अगर निकल भी रहे तो बगैर शनाख्ती कार्ड के जाए। खुरम भाई, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? कोई लीगल रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना कि शनाख्ती कार्ड लेके आप पाकिस्तान में फिरो? जी देखें, वो तो कोई नहीं है सच है। अगर आपके पास मोबाइल में पिक्चर भी है तो वो भी एनफ है, क्योंकि जिन्होंने आईडी कार्ड चेक करना है ना,
वो आपका आईडी कार्ड नंबर डाल के भी मल्टीपल ऐप्स भी हैं, एक्सेस भी है, वो चेक कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि कोई फिजिकल फॉर्म में ही आपने मतलब आईडी कार्ड को कैरी करना है, उसकी फोटो कॉपी ले जाए, कलर कॉपी ले जाए साथ में, मल्टीपल सॉल्यूशंस है। तो वो टैली हो जाता है डाटा, ऐसी बात नहीं है कि मतलब वो सिस्टम है फॉरन। अगर वो देखे ना, आम सिटीजन ने अगर वायलेशन नहीं की है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड ही नहीं होती है और उसको ऐसे तंग भी नहीं किया जाता। सिंपली नाके पे अगर रोका जाता है तो वो कोई उसकी आइडेंटिटी के लिए नहीं, वो सिर्फ इस हवाले से उसकी जामा तलाशी ली जाती है कि कोई वेपन ना हो, मतलब कोई भी ड्रग्स वगैरह ना हो, इस तरह की चीज़ ना कैरी कर रहा हो। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि कोई ओरिजिनल आईडी कार्ड का आपको होल्ड करके आपको फिर ही छोड़ेंगे। तो आपके पास कॉपी भी होना आईडी कार्ड की, वही काफ़ी है। ओरिजिनल आईडी कार्ड का तो स्ट्रॉन्ग आपके पास रीज़न है ना कि भाई गिर जाए तो मैं दोबारा कहाँ से अर्जेंट बेसिस पे बनाऊं, तो उस पे नहीं वो करेंगे। एक तो ज़िमनी बाकी सवाल है थोड़ा खुरम भाई, ज़िमनी सवाल है, ये पाकिस्तान में ये आईडी कार्ड की जरूरत क्यों आती है कि हर जगह आपसे आईडी कार्ड मांगते हैं? कोई फॉरेनर बहुत सारे हैं पाकिस्तान में या क्या? आपको पता है यूरोप में ये सिस्टम नहीं, तो वहाँ क्यों होता है? कोई स्पेशल हमारी कंट्री है? देखिए उसमें जब तो ये आपने कोई क्राइम किया हो या आपके पास इस तरह की कोई मतलब चीज बरामद हो गई है, तो आपके अगेंस्ट केस रजिस्टर करने के लिए आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन वो उस वक्त रिक्वायर्ड होती है कि एक्चुअल इस उसी बंदे के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हो जिससे बरामद हुई है, उसके फिर आईडी साथ में रिक्वायर्ड होती है। अगर आपने कोई क्राइम कमिट नहीं किया तो इतनी लीनियंसी होती है लॉ में कि वो आपको इस तरह से नहीं रोकेंगे, और ना ही आपको इस चीज़ पे जो है ना वो कोई स्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे आपके ऊपर। और हाँ, एक होता है कि रात को 10 बजे के बाद ये अथॉरिटी होती है लोकल पुलिस के पास, रात को 10 बजे के बाद अगर बगैर किसी स्ट्रॉन्ग रीज़न के आप किसी नाके पे रोके जाते हैं तो आप पे एक इंसदादी कार्रवाई की जा सकती है अंडर सेक्शन 154 CRPC आवारागर्दी का। उसमें आपने नेक्स्ट डे कोर्ट में मुचलका दे के अपनी जान छुड़वानी है, उसमें आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है अगर आप अननेसेसरली रोड पे पाए जाते हैं या निकले हुए हैं और आपके पास रीज़न नहीं है कि मैं क्यों बाहर हूँ। जबरदस्त। खुरम सनाउल्लाह भाई भाई वेलकम। करनी थी जी जी, तो आपको डेफिनेटली मौका वोटिंग देते हैं का सर। वोटिंग का और वोटर के वोट रिजेक्ट करने का जिक्र हो रहा है, तो मैं इसमें एक बात और ऐड करता चलूं कि जब हम अपना वोटर जो भी जाता है अंदर बूथ के अंदर, तो वहाँ पे उसका काउंटर साइन फाइल पे लिया जाता है अंगूठे का। जब अंगूठे का निशान लिया जाता है तो वो अंगूठे पे स्याही लगती है, स्याही लगती है। तो जब वो बैलेट पेपर रिसीव करता है वो वोटर, तो वो उस हाथ से रिसीव करता है जब उसका निशान उस निशान पे या वोटर उम्मीदवार के नाम पे आ जाता है। उस वजह से भी बहुत ज़्यादा वोट रिजेक्ट किए जाते हैं। आप ये भी अवेयरनेस देते चलें कि हाथ में कोई ख़राब कपड़ा या कोई ऐसा चीज़ हो जिससे आप वो अंगूठा अपना साफ कर सकें। और दूसरी बात यह है कि बैलेट पेपर आता है मुस्ततिल शक्ल में, अगर उसको उमूदी में फोल्डिंग कर लिया जाए तो वो निशान पे लगाया हुआ स्टैंप का निशान वो सीधा जाएगा उम्मीदवार के नाम पे, तो वो उससे रिजेक्ट नहीं होता। लेकिन उस अंगूठा जब लगता है ना किसी बैलेट पेपर पे, वो रिजेक्ट किया जाता है। मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ और मैं इस इलेक्शन के प्रोसेस से कई दफ़ा गुजरा हूँ, हमारी ड्यूटी लगती है, इस दफ़ा भी लगी है। इसमें ज़्यादा वोट जो खारिज होते हैं वो अंगूठे के निशान के होते हैं, जो स्याही लगती है और फिर वो हाथ से पकड़ कर जाते हैं। बाकी फोल्डिंग करने का ज़रूरी क्यों है? वो वोट राज में रखने के लिए फोल्डिंग ज़रूरी की जाती है। सो इस वजह से आप जहाँ भी अगर किसी भी बिराड पे जाएं तो ये बराए मेहरबानी बताते जाएं कि अपना रुमाल या कोई ऐसी चीज़ हाथ में लेके जाएं। अंगूठे पे अगर स्याही का निशान लगे तो वो साफ करके फिर बैलेट पेपर रिसीव करें। बहुत जबरदस्त आपने इंफॉर्मेशन दी है। राशिद भाई और खुरम भाई, आप क्या कहते हैं? जबरदस्त इंफॉर्मेशन है। अंगूठा साफ कर लें। एक तो वो लंबाई में ही फोल्ड करना चाहिए क्योंकि सीक्रेट बैलेट होता है और फिर वो उधर इन करने में भी ज़रा आसानी होती है।
दूसरे नंबर पे ये बहुत बड़ा इशू है कि वो आप अंगूठा साफ नहीं करते और बैलेट पेपर को पकड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं पे वो मतलब प्रिंट आ जाता है उसका। तो ये एक स्ट्रांग रीजन बनती है। बिल्कुल एक्सीलेंट, आई एग्रीड 100% शबीर अहमद के साथ। जी ये राशिद ये भाई भी आपने पॉइंट अपने आपका लोगों आ को गया है बताया, बेहतरीन कि आप पेपर को हम पहले फोल्ड करके फिर बाद में ये स्टेम लगाएं। ये भी पॉइंट ज़बरदस्त आपने रेस किया ये वाला। मगर मेन चीज है अंगूठा साफ करने का ना, ये जबरदस्त पॉइंट है, किसी ने बताया नहीं था। तो शाबिर शबीर अहमद नहीं, बहुत ये दोनों जबरदस्त आपके पॉइंट पॉइंट है। जो बीएफटी भाई दोनों पॉइंट जो बताएं बिल्कुल ज़बरदस्त। ठीक है, इस पे आप लोग कोई वीडियो बनाएं इंशाल्लाह। अच्छा, आप सनाउल्लाह भाई आपको माइक देते हैं, आप काफी देर से म्यूट पे हैं, फिर सवाती भाई आपके पास आते हैं। जी सनाउल्लाह भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर खुरम भाई भी बात कर रहे थे, मैं खुरम भाई की सब बातें सुनी है, तो खुरम भाई का नॉलेज अच्छा है, लेकिन सर माजरत से कहूँगा कि मेरा कोई भाई माइंड नहीं करे, ठीक है। जिधर तक मैंने अपनी दौड़ लगाई है या जिधर तक मैं पहुँचा हूँ ना, वो मेरा सोच विचार जो है वो एक चीज़ पे रुका है कि इंशाल्लाह ताला 200 से चाहे एक सीट ऊपर हो चाहे दो ऊपर हो, इंशाल्लाह ताला जो है ना ये खान साहब की सीटें निकलेंगी। और उसमें दूसरी राय इसलिए नहीं है कि किसी भी तरीके से चाहे कुछ भी कर लें, ठीक है, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और खान साहब के 200 के ऊपर जो है ना इंशाल्लाह ताला निकलेंगी सीटें, ठीक है। और खान साहब आसानी तरीके से, क्यों, वज़ीर आज़म के लिए चाहिए कौमी असम्बली की 172, लेकिन इंशाल्लाह ताला मांगे तांगे की हुकूमत वाला सिस्टम नहीं होएगा। और टू थर्ड मेचोरिटी के साथ इंशाल्लाह ताला खान साहब की हुकूमत बनेगी और फिर भी एक्स्ट्रा 25-30 हमारे पास सीटें बच जाएंगी, ताकि हमें किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़े। बाकी ये 13 पार्टियाँ 15-14 ये सब मिलके गठजोड़ कर लें, कुछ भी कर लें, वो इंशाल्लाह ताला हमेशा के लिए नाकाम होंगी, खसूसी तौर पे ये इलेक्शन में। तो मैं आप भाइयों को जो है ना दिल से मुबारक देता हूँ, और इंशाल्लाह ताला आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अभी 2 ओवर बाकी हैं, 2.5 ओवर बाकी हैं, इंशाल्लाह फाइनल हमारा है। जी सर, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। ओवर टू यू सर। जबरदस्त। जी जी जबरदस्त, अल्लाह करे ऐसा ही हो। सवाती भाई वेलकम, मेरा प्यारा भाई आपके जी पास आते हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सारे साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी हमें ये अगर हम गलत नहीं है तो आपने टॉपिक लगाया 15 था 35, ठीक है ना? आप इस पे एनालिस कर रहे हैं ना? किस चीज का भाई, दोबारा तो बताना। आपने टॉपिक लगाया है, ऊपर हमने देखा है कि 15 था 35, आप इसी पर एनालिस कर रहे हैं ना? हल्का नंबर 15 से 35 तक। नहीं नहीं नहीं, कोई भी हल्का, ये आप तो ये अपने जो हल्के सवाल के है ना, बारे में भी बता सकते हैं। हम ये 35 नंबर अपना। हल्का जो है ना, उसके जी बारे जी में थोड़ा खुरम भाई से पूछना है कि हम तो ओवरसीज है भाई। जरा 35 नंबर हल्के के एनालिस कर दे कि ग्राउंड जो रियलिटी है वो क्या है वो वहाँ का, थोड़ा जहमत फरमाइए। नहीं, मैं सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट की जो है ना उन 10 सीटों के बारे में तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन बाकी ओवरऑल मैंने जितने एनालिसिस दिए हैं ना, मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट की सीटों को, 10 सीटें हैं उधर एनए की, मैंने उनको मद्देनजर रख के एनालिसिस दिए हैं। बाकी ओवरऑल जो है ना वो इतनी कोई स्ट्रांग और कैलकुलेटेड इंफॉर्मेशन तो नहीं है। तो इसके बारे में भी मतलब 10 हलकों के बारे में भी मैंने असेसमेंट इस तरह से दी है कि मेरे जानने वाले ऐसे भी हैं लोग जो मतलब पीएमएल-एन के सपोर्टर हैं और पीटीआई के सपोर्टर हैं। तो दोनों को एनालिसिस मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट की कैलकुलेशन दी है। तो बाकी ऐसे रैंडमली अगर आप किसी भी हलके की पूछेंगे तो मैं नहीं एग्जैक्ट फिगर आपको दे सकूंगा। अच्छा चलो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो हल्का है ना उसमें पिछले दफ़ा भी पीटीआई ने सीट जीते थे ना, दोनों होते ताज मोहम्मद खान तरान, और दूसरा जो था वो प्रिंस अलाई का था ना, कौमी का। तो अभी तो आपको बताने में थोड़ा आसानी होगी क्योंकि इस दफ़ा जो है
थोड़ा मुख्तलिफ है ना, और हमें भी अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि कैसा है, क्योंकि हम लोग तो बाहर बैठे हैं, तो जब किसी से पूछते तो वो बोलते हैं नहीं भाई पीटीआई जो है वो आगे है। लेकिन इस दफ़ा जो है आगे तो है, क्योंकि जो यूथ है वो सारा इन्हीं लोगों के साथ है, क्योंकि इमरान खान एक ही चल रहा है ना कोई। और उसी दिन उससे हल्फ भी दिया था किसी कॉर्नर मीटिंग में भी, क्योंकि हम देख रहे थे ना। तो हमें ज़रा दूसरे लोगों से भी ये मालूमात करनी है कि जो दूसरे इलाकों के है कि भाई वहाँ का जो ग्राउंड रियलिटी है वो किस तरफ जा रही है। तो आपको अंदाज़ा नहीं है, तो थैंक यू। हेलो जी, और दूसरा सनाउल्लाह भाई, खुरम भाई ने जो बात बोली है ना, वो भी रियलिटी के ऊपर थी। टीएलपी और इस्तेकाम पाकिस्तान, ये भी वोट तोड़ने वाली बातें हैं, और टीएलपी ये भी पीटीआई को वोट तोड़ने, वोट ख़राब करने वाली ये बात है। ये रियलिटी है इसके ऊपर, इसको आप डिनाई नहीं क्योंकि कर तो सकते। थोड़ा भाई, क्योंकि उसी दिन जो 2 दिन पहले की बात है कि जो ये पटवारियों का जो था वो नानी का खावंद, उसने अलाई का एक चक्कर लगाया है ना। तो वहाँ के लोग तो बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो मतलब है कि वोट ख़राब करने के लिए या इसी तरह जो है वो दोनों जो हो गए हैं ना, नवाबजादा और दूसरा जो कैंडिडेट है अलाई का PMLN का, तो इन लोगों का गठजोड़ भी होता रहा है जमीयत के साथ। तो अंदेशा ये है कि ये लोग वोट ख़राब करेंगे। तो लेकिन लोगों में अवेयरनेस है ना, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में अवेयरनेस है कि भाई वो बंदे को नहीं देखते, वो इमरान खान को वोट दे रहे हैं। ये बात पक्की है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जी यहाँ पर हम एनालिसिस कर रहे हैं, हर बंदा अपने हल्के की बता रहा है, ठीक है ना। हमारे शाम को आप आएंगे, इनायत लाला होते हैं और ओसी भाई होते हैं, तो वो हर हल्के के बारे में बता सकते हैं। हम यहाँ फिजिकली सिर्फ इंडिविजुअल, आप देखो ना ये IDP लगाई है NA55 या NA15, तो वो सिर्फ अपने हल्के की बात कर रही है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी पे उनको पता होता है। तो बाकी जो है जैसे N55 पे ये इन भाई का अपना हल्का है, तो हम इनकरेज करें कि हर बंदा अपने हल्के पे कॉन्सेंट्रेट करे। और अगर हम हर हल्के में पीटीआई के कैंडिडेट को जितवाते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरी पीटीआई जीतेगी और पूरे पाकिस्तान से जीतेगी। मगर एक एक हल्का करके ना हम कॉन्सेंट्रेट करें। जो भी आपका हल्का है, जैसे डीपी अगर आप लगा सकते हो, डीपी लगाओ अपने हल्के की, तो आपके हल्के के बाकी जो बहन भाई होंगे वो आपसे राब्ता करेंगे, क्योंकि उनको सेम डीपी नजर आएगी। और आप मिलके कोई लाया अमल बनाओ कि मिलके आप कैसे अपने कैंडिडेट की हेल्प कर सकते हो। ठीक है ना मेरे भाई, क्या कहते हैं स्वाति भाई? जी, मैं तो यही बात कह रहा हूँ कि जो जो मतलब है कि हमारे जो भाई बहन है उधर रह रहे हैं, पाकिस्तान में है, वो तो मुकाबला कर रहे हैं ना, असल तो वो कर रहे हैं ना। तो हम तो इधर से अपना बात ही कर सकते हैं। तो इधर से हमारा पूरा कोशिश है कि भाई जितने भी हमारे भांजे भतीजे या जो हमारे रिश्तेदार हैं, हम उसको इस बात पर आमादा करें कि भाई वोट जो है आप किसी को ये नहीं बताए कि दूसरे को दे, वोट इमरान खान को दे। जो भी का बंदा खड़ा है जिस किस्म का भी है, लेकिन जितवाना है इमरान खान को। बस लोगों को एक ही बात करनी है, दो दो नहीं कि भाई आप इस तरह करें या उस तरह करें। एक बात करें कि भाई बंदा आगे जो भी खड़ा है वो इमरान खान है हमारे लिए। ग्रेट मैसेज, बहुत जबरदस्त मैसेज है। अच्छा खुरम भाई, आप पाकिस्तान में या इधर ही हैं, वापस आ गए? मैं इधर ही हूँ। वो नहीं बना था ना सीन पार्ट पासपोर्ट। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा दूसरा है खुरम भाई, अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। 8 फरवरी को 2 दिन रह गए। जस्ट इन केस अल्लाह ना करे, मगर अगर ये कोई धांधली शांति करते हैं तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद के भी ओबीसी कोई प्रोग्राम है। तो
आपके ख्याल में आपके इलाके में कम से कम 100 लोग होंगे जो बैंक में अपना अकाउंट खोल सकते हैं? जी बिल्कुल। जबरदस्त हो गया, ठीक हो गया। आपसे मेरी इंस्टा पे बात कभी नहीं हुई ना, कि नहीं हुई है? व्हाट्सएप पे करेंगे हम। अच्छा, व्हाट्सएप पे मैं अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं आ सकता, तो इंस्टा के मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा या आप मुझे सेंड कर दें इनबॉक्स में, तो फिर इंशाल्लाह इंस्टा पे बात करेंगे, ठीक है? हमें ओके चाहिए ओके। होंगे हर सूबे में से हमें मिनिमम 100 बंदे चाहिए, कि वो अपना 1000 रुपये या 10,000 रुपये जितने भी वो अफोर्ड कर सकते हैं, कि उसका वो अकाउंट खोलेंगे किसी पर्टिकुलर बैंक में। ओके ठीक हो गया? ओके। तो मैं समझ गया। जी और बाकी बीएफटी भाई सनाउल्लाह भाई बात कर इजाज़त रहे थे, चाहूँगा 30 सेकंड। सनाउल्लाह भाई बात कर रहे थे कि इंशाल्लाह मोर देन 200 जो है ना सीट्स जो है पीटीआई सिक्योर करेगी। देखें, मेरा दिल तो नहीं करता कि मैं बोलूं कि कम सीटें निकालेगी पीटीआई। हम सिर्फ एक जर्नली एनालिसिस कर रहे थे अपने अपने हलकों को मद्देनजर रख के। मेरा तो दिल करता है कि यार स्वीप करे, और इनको सबसे बड़ा जो है ना वो मैसेज मैं दूंगा। मैंने आज तक कोई पीटीआई की पोस्ट नहीं लगाई, ना अपनी किसी फेसबुक आईडी से ना कहीं से, लेकिन मैं मतलब ना वो हिडन रखता हूँ चीज़ों को, और फिर वो डेंट लगाता हूँ, फिर वो पूरा मैसेज कन्वे होता है। तो इस वजह से मेरा दिल तो करता है कि यार हम तो 250 से ज़्यादा सीटें सिक्योर करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हालात इस तरह के बना रहे हैं कि हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम खुदा न खास्ता कोई एंटी पाकिस्तान इस तरह की कोई काम करें। यार ये मुल्क है, हमें प्यारा है, लेकिन ये इस हद तक मजबूरी मतलब बना रहे हैं कि हमें बदजन कर रहे हैं अपने मुल्क के खिलाफ। जी खुरम भाई सॉरी 30 सेकंड में एक सवाल करूँगा। जी बीएफटी भाई मुझे इजाज़त है। जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। खुरम भाई ये हल्का NA-77 मोहतरमा राशिदा तारक खड़ी हैं, ठीक है। उनके मुकाबले में मेरे ख्याल से पहले तो वो था, क्या इसका नाम है, बाकी जो भी था पहले उसको छोड़ो, महमूद बशीर विरक था, लेकिन अभी मेरे ख्याल से अता तारड़ उसमें इंटर हुआ है। एक वो, और दूसरा ये खुरम दस्तगीर खां जो है, पता नहीं 79 बनता है या 80 बनता है, सॉरी। इसके खिलाफ एक जट लड़का है पीटीआई का, यंग है। सर इनके दोनों के बारे में कुछ अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा कैरी कर दें। जी थैंक यू। देखिए, खुर्रम दस्तगीर के बारे में मतलब मैं इतना बता सकता हूँ कि ये गुजरांवाला रीजन का बनता है, तो इसकी अच्छी पोजीशन है मतलब ना अपने हलके में, और काफ़ी देर से इसकी अच्छी पोजीशन है, क्योंकि इसने ना वो डेवलपमेंट के काम शाम करवा के वो काफ़ी गुजरांवाला में ओवरऑल डेवलपमेंट करवाई गई है। तो इधर जो भी इसके मुकाबले में कैंडिडेट होगा ना, वो पूरा इसको टक्कर देगा, क्योंकि अभी जो है ना, अभी खुर्रम दस्तगीर के लिए आसानी से सीट निकालना मतलब इजी नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि उधर आईपीपी भी आ गई है, टीएलपी भी आ गई है, जो नून लीग का ही वोट तोड़ेगी, और पीटीआई को इन्होंने वीक किया है खान साहब को अंदर करके, और जो बैट का निशान छीन के। तो इन्होंने सबको एक इक्वल लेवल पे जो है ना वो फेंक दिया है कि कोई भी सुपर लीडिंग पोजीशन में जो है ना वो ऊपर ना निकले। तो इस वजह से खुर्रम दस्तगीर इजी सीट नहीं निकालेगा, और अता तारड़ तो फारग हो गया, वो तोड़ गया। उसके मुकाबले में जो है ना पीटीआई का कैंडिडेट, वो क्या नाम है उसका, भट्टी, शौकत महमूद भट्टी है बशीर शायद, विरक। वो हाफजाबाद से है ना। नहीं सर NA-77 है गुजरांवाला। महमूद बशीर विरक पहले जीत चुका है उधर से 3 दफ़ा नून लीग का, ठीक है। अभी मेरे सुनने में आया कि ये अता तारड़ को उधर लॉन्च किया है, पता नहीं अभी उसको फिर चेंज करके या महमूद बशीर विरक को नहीं खड़ा कर दिया, ऐसा कुछ है। ओके ओके, वो दूसरे हलके में चला गया। मैं इधर जरा मेरे माइंड में ये हाफजाबाद का ये सायरा अफजल तारड़ और वो शौकत भट्टी वाला एरिया आ गया था। अच्छा खुरम भाई, एक बात है आपसे पूछना है, ये जो अता तारड़ को पकड़ा है, वो जो कुरान पे हलफ ले रहे हैं लोगों से,
और 5,000 रुपए दे रहे हैं। वो तो वीडियो वायरल हुआ है, तो इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की है पीटीआई वालों ने या कि नहीं, बस वैसे ही फ्री छोड़ा है? और आजकल तो पीटीआई वालों का मेरे ख्याल में कोई सुनता भी नहीं है, तो इसके ऊपर कोई एक्शन लिया है पीटीआई वालों की तरफ से? सर इसमें देखें पीटीआई वालों के साथ जो हो रहा है आपको भी पता है मुझे भी पता है, इस पे सो मोटो एक्शन लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, जिसका सेक्शन 7 है इलेक्शन कमीशन एक्ट का, जिसमें ये लिखा हुआ था कि अगर कोई बंदा वायलेट करता है, टेम्पर करता है, आज़ादाना शिफाफाना मुनसफाना जो है ना प्रोसेस है इलेक्शन का, अगर उसको कोई टेम्पर करता है तो उसको 3 साल सजा होगी। तो ये इलेक्शन कमीशन को इधर चाहिए ना कि सो मोटो एक्शन लेके हाँ भाई ये क्या कर रहा है तू, लोगों का उसका फंडामेंटल राइट्स, उनको जो अपना लोगों का राइट टू वोट है वो छीन रहा है तू उनसे। चलो तो मैं इस पर एक मजाकिया सर बात बदकिस्मती करता ऐसा नहीं हूँ। होता है हमारे नानी, पाकिस्तान में ना, जंगल का कानून है। हाँ ये तो बात तो आपकी सही है। वो नानी कहता है ना कि इमरान को कोई कहे कि आकर मुझे ठोक दे, तो ठोक दिया। हाँ भाई कोई बंदे को देखो कि इसको ठोके, इसने तो खान को अंदर किया है, तो ठोकने के लिए कोई दूसरा बंदा देखो। हाँ बिल्कुल। और यार बहुत ही नीच हरकतों पे उतर आया, ये बहुत ही नीच हरकतों पे उतर आया। खान तो खान है यार, क्या करे बस। और यार उसके साथ तो दिल धड़कता है, यकीन कर जाओ मैं तब तक इधर की नेशनैलिटी नहीं लूंगा यूरोप की जब तक खान जिंदा है। हाँ भाई ये बात तो आपकी सही है, लेकिन कौन मुखलिस बंदे को पाकिस्तान में चलना बहुत मुश्किल है। सवाती भाई मेरी उम्मीद है इमरान खान के साथ, मेरी मेरी उम्मीद तो तब से है भाई, जब से वो 2013 का इलेक्शन लड़ा था, लेकिन क्या करे, उसे से जो है ना 2013 में जो इलेक्शन हुआ था ना, पक्का यकीन था कि खान जीतेगा। फिर भी पता नहीं वो बाजवे गाजवे ने क्या किया, आगे तक चला, तो बस यार ऐसे ही हमारी भी उम्मीदें चलती रहती है। दुनिया है ना, दुनिया उम्मीदों के ऊपर कायम है। हाँ तो आगे इंशाल्लाह इस इलेक्शन में जितना भी ये लोग जोर लगा रहे हैं, जितना पूरा पूरा पाकिस्तान के मशीनरी जो है वो एक तरफ हो गया है, और अकेला एक बंदा है खान, वो खड़ा है, डट के खड़ा है। वो जो कहते हैं ना कि आज़ाद, वो वही एक आदमी अंदर होकर भी आज़ाद है, और बाकी हम सारे कीड़े मकोड़े हैं भाई। ऐसे ही है भाई। देखें एक पोलिंग स्टेशन है ना, अगर एक पार्टी की तरफ से 5 बंदे पोलिंग स्टेशन पे स्टैंड करते हैं ना, और तगड़ा स्टैंड करते हैं, यकीन कर जाएं प्रिजाइडिंग, डिप्टी प्रिजाइडिंग और पोलिंग स्टाफ जो है ना, उनकी जरूरत नहीं है कोई हैंकी फैंकी कर जाएं, सिर्फ 5 बंदे अगर स्टैंड करें तो अच्छा खुरम भाई, ये बात एक ये दूसरी बात मेरे जहन में आ रही है। मैंने उसी दिन सुना था किसी शायद बीएफटी भाई के जहन में भी ये बात नहीं होगी कि जितने भी प्रिजाइडिंग अफीसर है ना, ये जो शहरी इलाके हैं ना, मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद, लाहौर, इस तरह बड़ा बड़ा जो शहर है उसको प्लांट भी ऑफर हो रही है, पैसे भी ऑफर हो रही है, तो इस बात को आप किस हद तक दुरुस्त मानते हैं? भाई पंजाब में तो बहुत चीजें ये चल रही हैं, बिल्कुल 100% एग्रीड। मेरी फैमिली का मेंबर है यार, जो मतलब आरओ है इस दफा ना अपॉइंट हुए हैं, ये 2 दिन अच्छा पहले मतलब ना उनको नोटिफिकेशन मिला है। तो अच्छा मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा अपनी फैमिली को, तो क्योंकि वो फैमिली में मेरे हाँ बड़े भाई जो है ना, वो इन्हीं के साथ जो है वो काम करते हैं, अच्छा और बाकी जो है फैमिली में वो एक को आरओ का नोटिफिकेशन मिला है, तो वो उधर करेंगे। तो इस वजह से ना मैं इनकी ग्राउंड रियलिटीज़ को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, और ये भी एक रीज़न है कि मैं मतलब ना पीटीआई के पोस्टर्स वगैरह अपने किसी अकाउंट से नहीं लगाता, क्योंकि ये हमारे ऊपर ज़रा चेक एंड बैलेंस काफ़ी होता है। अच्छा, अच्छी बात है, एहतियात से रहो। हाँ तो लेकिन मैं इनके वीक पॉइंट्स भी जानता हूँ कि इनको डेंट भी कहाँ से लगाना है और किस तरह से लगाना है।
नहीं, लेकिन फिर भी हमारे वो लोगों का थोड़ा जो है ना कच्चा होता है। आप प्लाट ऑफर करे या इतना बैलेंस ऑफर करे कि आदमी का ईमान जो है वो डगमगा जाए। जितना भी ईमानदार आदमी हो उसको बोले कि भाई आपको इस्लामाबाद में प्लाट दे रहे हैं, प्लाट तो सारे पाकिस्तानी तो होशी का है, वो किसी को का प्लाट छीन कर उसको दे सकता है। लेकिन बात मुझे दुरुस्त नहीं लग रही है ना। हम लोगों को आगे भी बहुत काम करना है ना, कि इन लोगों के ये प्लाट वलाट का, ये जो स्टील का, ये जो अस्करी बिल्डिंग वगैरह है ना, इनके ऊपर भी कुछ एनालिस करना चाहिए और कुछ लोगों को अवेयरनेस भी देना चाहिए कि भाई पाकिस्तान तो ये लोग खा चुके हैं। बाकी तो हम लोग तो वो जिस तरह उसी दिन शहबाज शरीफ अपने एक जलसे में बता रहा था ना कि तालीम करो और बाहर जाकर काम करो और उधर से डॉलर जो है पाकिस्तान भेजो और अपना जो है घरेलू खर्च अखराजात जो है पूरा करो। भाई जो लोग बाहर गए हैं, परदेश है, जिस तरह भी है, आपके जेब में पैसे भी होंगे, आपका कारोबार भी अच्छा होगा, गाड़ी भी अच्छा होगा, घर भी अच्छा होगा, लेकिन दिल धड़केगा पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के लोगों के साथ। उधर जो हमारा घर है उसके साथ धड़कता है, चाहे हमारे पास जो भी जितना भी है। भाई बिल्कुल ऐसे ही है। देखे ना, इसी को बोलते हैं रोंगटे खड़े होना। रोंगटे जब खड़े होते हैं ना तो इंसान के जिस्म के ऊपर जो बाल होते हैं ना, छोटे छोटे लुई जिसको बोलते हैं, वो खड़े हो जाते हैं जब पाकिस्तान पे कोई चीज आती है ना। मुझे तकलीफ होती है ना दिल से कि पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है या पाकिस्तान में ये हो रहा है, और कब ठीक होगा, तब रोंगटे खड़े होते हैं कि यार दिल तो मेरा पाकिस्तान के साथ धड़कता है। मेरी पहचान ओवरसीज में पाकिस्तानी है, मेरी प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तानी है। खुरम भाई, आप ये बात मानेंगे या नहीं, हम इधर में जो हमारा ट्रेवलिंग होता है ना, मलेशिया या इंडोनेशिया या फिलीपीन में, या मतलब है कि साउथ एशिया में हमारा जो बिजनेस ट्रेवलिंग हम करते हैं, तो खुदा की कसम आपको कहते हैं ना, सच और हकीकत आपको बता रहे हैं। जो मलेशियन लोग हैं ना, मलेशियन, वो पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ खान को ही मानते हैं और उसका जान पहचान जो है वो खान के साथ है ना। बाकी उससे पहले या उसके बाद कसम खुदा की हम लोगों को इंसान भी नहीं समझ रहे। और अगर आप इमिग्रेशन में खड़े होते हैं ना, इमिग्रेशन के लाइन में, खान के वक्त में ये था कि भाई पाकिस्तानी है, ओके अस्सलाम वालेकुम वो सलाम के देगा, आगे चले जाते। या उससे पहले या खान के बाद कसम से आपका पासपोर्ट देके ना आपको बोलते हो पाकिस्तानी, आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वो आवाज जो है ना, मुझे इतना बुरा लग रहा है ना, खुदा की कसम मैं कहता हूँ कि ये जमीन जो है इसी जगह में गाड़ जाऊं। कहता है ओ पाकिस्तानी फॉलो मी। भाई तुम एक ऐसा बंदा हो कि नो करो, और तुम मुझे कम गोए के साथ में झगड़ लिया ना इंडोनेशिया में। मैं कहता हूँ तुम कैसे जिल्लत के साथ ये आवाज करते हो यार। यार प्लीज थोड़ा इज्जत तो करो। वो फिर वो हमें अंदर रह गया ना, फिर मुझे समझाया कि नहीं भाई आप इस तरह और वो है ये है, हमें ऊपर से भी। तो मैंने बोला भाई आप डॉक्यूमेंट्स चेक करें, जो आदमी आता है वो पूरा अपना सब कुछ ठीक करके आता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के, हम इधर आते हैं, हम कारोबार के लिए आते हैं। आप किसी से फोन करके, मैंने उसको कंपनी का नाम बताया ना कि 2-3 के इससे पूछ ले कि हम क्या करते हैं यहाँ पे। सवादी भाई खान के वक्त में जब हम जाते थे, हमारा पासपोर्ट हम टेबल पर रख कर और बात नहीं करते थे, वो टेबल पर रख कर सीधा चले जाते थे। ऐसे ही है। और देखें खान ये गंजो ने हमारे लिए क्या मुसीबत खड़ा किया है, जो इससे पहले थे या इसके बाद आएंगे। खुदा के लिए खान को वोट दो, खान को आगे लाओ, ताकि दुनिया में तो हमारा कोई पहचान बन जाए ना, हमारा भी कोई लीडर था। इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। देखिए खान ने ना सवादी भाई 2 चीजों पे काम किया, एक तो गरीब को नीचे से ऊपर उठाने पे, दूसरा फॉरेन पॉलिसी पे कि मेरे मुल्क की पॉलिसी इंटरनेशनल लेवल पे आजाद हो,
मेरा मुल्क आज़ादी से फैसले कर सके, वो किसके साथ रिलेशन बनाना है, किसके साथ नहीं बनाना है, ये दो चीज़ों पे खान का फोकस था। मुल्की लेवल पे गरीब को ऊपर उठाने पे था और इंटरनेशनल लेवल पे था कि हम आज़ाद